कालेसर से जंगल कौड़िया 4 लेन बनी हुई है। ये 2016 का प्रोजेक्ट था, जो 2017 में इसका टेंडर हुआ था मॉन्टी कार्लोस कंपनी जिसने उस रोड को बनाया है। यह 531 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। 2017-18 की बात है। मैं उस रोड से गया था तो मुझे वहाँ पे कुछ कमियाँ दिखाई दी थी, तो मैंने एक RTI फाइल की थी जिसमें मैंने उसके DPR मांगा था, मतलब NHAI से, और एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी। नमस्कार, व्यक्ति विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट कहें या नेता कहें, वो खुद को क्या कहलाना पसंद करेंगे उनसे ही जानेंगे। तो हम आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आदित्य जी आपका और पत्रकारिता का। मैं एक समाज सेवी RTI एक्टिविस्ट को बुलाया। और नेता कहलाना? समाज सेवी ही नेता होता है और नेता ही समाज सेवी होता है। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। जनसेवा की एक भावना थी, जहाँ मैं रहा, जिनके साथ रहा, तो जनसेवक थे। तो जनसेवा के साथ ही साथ एक इच्छा जागृत हुई कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिस समय प्रदेश अध्यक्ष था, मोदी जी के उस पर गया। उनके साथ जब मैं रहा उनके मंच पे, तो उनका ऐसा भ्रष्टाचार को मिटाने का मुझे जोश सवार हुआ और मैं RTI एक्टिविस्ट बन गया। और मैं आज भी सतत प्रयत्नशील हूँ भ्रष्टाचार को मिटाने में RTI के माध्यम से। मतलब आप ये मानते हैं कि मोदी जी की वजह से ही आप RTI एक्टिविस्ट भी बने? नो डाउट, ये सत्य है इस बात में। अच्छा, अब 2 बार चुनाव भी लड़े थे, तो खैर मोदी जी से तो आप खुद बता भी रहे हैं कि आप उनसे भ्रष्टाचार मिटाना था, ये आपके दिल में आपने संकल्प लिया उनके मंच पे बैठ करके भी। लेकिन एक नेता से अचानक से कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ था क्या कि दिल में आया कि नहीं, मुझे भी समाज के लिए भी कुछ बेहतर करना चाहिए? मैं जिनके साथ रहा वो जनसेवा से जुड़े हुए लोग थे और उन्होंने संघर्षों लेते हुए वो आगे बढ़े, और उन्हीं की ये देन थी कि मैं भी जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए जनसेवक के रूप में आगे बढ़ा और आज अग्रसर। मैं आपकी फाइल भी देख रहा था, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्च भी किया आपको। एक लंबी फहरिस्त है आपकी RTI के, जो भी आपने मामले RTI के द्वारा आपने उजागर किए हैं, जो भी कमियां, भ्रष्टाचार जो आपने उजागर किया है। पहली बार जो आपने RTI लगाया था वो किस मुद्दे पे लगाया था, कुछ उस बारे में थोड़ा सा बताइए। अब आपने पहली बार पूछा है, 2014 में मैं लोक जनशक्ति पार्टी यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष था। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था चुनाव में, और लोकसभा का चुनाव चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे। मैं उनके प्रचार में लगा हुआ था अपनी पार्टी के द्वारा, भाजपा गठबंधन होने के नाते। महाराजगंज की सभा में मैंने जैसे पहले भी बताया है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो उसमें मुझे एक चीज़ आया और मैंने पहली अपनी RTI जब सरकार बन गई तो मैं अपने कुछ शुभचिंतकों के यहाँ बैठा हुआ था, जहाँ पे ये हुआ कि जनपद में खाद्यान्न जो है, जो अमीरों का खाद्यान्न है, वो नहीं मिल रहा है। तो उस मुद्दे पे, और केंद्रीय मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हमारे पार्टी के माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो मैंने उस समय लिखा था और फिर RTI के माध्यम से उस घोटाले का पर्दाफाश किया था, और उसके बाद जनपद के समस्त लोगों को खाद्यान्न वितरित हुआ था। और यहाँ तक कि 1-2 जगह पे जांचें भी चल रही हैं, जैसे आज हरदोई की APL की जांच जहाँ नहीं बटा है, वहाँ पे शासन स्तर से
चल रही है। और अभी रिसेंटली मुझे लगता है 1-1.5 महीना पहले जो वहाँ पे उपायुक्त खाद्य लखनऊ मंडल लखनऊ थे, उन्होंने लिखा था, फिर खाद्यायुक्त महोदय के कार्यालय से अभी डीएम को लिख करके गया हुआ है कि आप स्पष्ट आख्या भेजें, वहाँ की जांच आज भी चालू है हर रोज। तो गोरखपुर क्या जहाँ पे भी इस तरह के पता चाहिए वहाँ पे ये पहली मेरी आरटीआई थी 2014 में, और उसमें काफ़ी पत्र पत्रिकाओं में मामला छपा था, काफ़ी चैनल्स पे भी ये चीज़ चली। एक और आपका मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को लोन के नाम पे उसमें भी गबन किया गया था, जिसमें कई मृतकों को दिखा करके कई सारे नाम पते तो ऐसे थे जिसमें फर्जी नाम पते के आधार पर लोन दिया गया था। वो पूरा मामला क्या था, थोड़ा सा उसमें कहाँ तक पहुंचा? हमने सुना था, उस पर खबर भी आई थी कि डीएम ने उसका संज्ञान लेकर के और कई लोगों को सस्पेंड भी किया था उस मामले में। क्या था पूरा तरह उस बारे में? 1975 में समाज कल्याण विभाग के ही अंतर्गत एक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की स्थापना हुई थी। उसमें जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको लोन दे करके उनके आर्थिक उन्नति को बढ़ाने के लिए वो था। तो उसी में 1-2 लोन के संबंध में मेरे पास जब सूचना आई तो मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें लगभग 1450 लोगों को, इस जनपद के लोगों को लोन ही नहीं दिया गया था। और उनका पैसा, उसमें 10,000 रुपये की सब्सिडी, जैसे 20,000 रुपये का लोन है, 20,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते थे। और उसमें लेकिन अगर 15 लाख रुपए का कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति लोन ले रहा है तो भी उसे 10,000 की सब्सिडी दी जाती थी, और 20,000 रुपये का यदि कोई लोन ले रहा है तो भी उसे 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। तो विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैंक ने उन्होंने मिल करके क्या किया कि उस पर 20,000 रुपये करके लोन उन्होंने फर्जी नाम और पते पे इशू कर दिए, और उनकी जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी का पैसा वो रख लिया। तो ये लगभग उस समय करोड़ों रुपए का मामला था, जिसकी जांच इस समय ईओडब्ल्यू द्वारा चल रही है। आर्थिक अपराध अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश इसकी जांच कर रही है। केवल गोरखपुर जनपद के जो 7 ब्लॉक थे उस समय 7 ही की जांच हुई थी, जिसमें 1439 व्यक्तियों का फर्जी लोन पकड़ा गया था, यानी 1 करोड़ लगभग 43-44 लाख रुपए का। और ये केवल गोरखपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में, मैंने लिखा भी था और मैंने कहा भी था कि इसकी पूरे प्रदेश में इस तरह का हुआ है। 2-4 जगह मेरे संज्ञान में ही जैसे उस समय आया था कि जैसे आजमगढ़ हुआ, बलिया हुआ, यानी कई जगहों पे ऐसी चीजें। तो अब शासन उसकी जांच कर रही है, देखें कब तक रिपोर्ट आती है। क्योंकि 2018 में ये माननीय जिलाधिकारी महोदय पंडित साहब आए थे और उन्होंने जो है इस पे FIR दर्ज करने का जांच कराई। जांच कराने के बाद फिर निदेशक ने आदेश दिया, फिर पांडेय साहब के सहयोग से इस जनता के मामले में FIR लाज हुई 2018 में, और आज उसकी जांच चल रही है। रिकवरी करने की भी बात आई। हाँ, रिकवरी भी करने की बात आई थी, लेकिन उसमें रिकवरी तो हो गई, उसमें FIR लाज हो गई थी उस समय। तो 2000 तो बैंक के उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अधिकारी कर्मचारी और बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध उस समय जो जांच हुई थी उसके बाद FIR हो गई। एक लंबी फेहरिस्त है आपकी आरटीआई के मामले से चीज़ों को उजागर करने का, जो कमियां हैं उसको लेकर के। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये सब जानकारी मिलती कहाँ से है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, या ये सब आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? आदि जी, ये छोटी सी चीज़ है। जब आप जनहित और जनता के बीच में रहेंगे और उनके मुद्दों को आप लेकर के चलेंगे, और जब आप कहीं पे भी किसी भी विभाग में, किसी भी सरकारी विभाग में जब आप काम को कहेंगे और वहाँ पे जब उस वर्क को करने के लिए व्यक्ति टाल मटोल करेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। छोटे छोटे काम हैं, जैसे लोनिंग के काम है जो दलितों के लिए दी गया, सोलर लाइट का जैसे वर्क हो गया, या और भी कई चीज़ें हैं जो समाज में लगी हुई हैं, जो आपको नग्न आंखों से दिखाई देती हैं। यदि व्यक्ति जागरूक होकर के उस पर वर्क करेगा तो वही चीज़ें हैं जो आपको उस पर RTI लगाना है, भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो उन्हीं से जवाब लेकर के उन्हीं के द्वारा जो है कार्रवाई की जाती है। जनसंपर्क विभाग में
एलईडी बैन को लेकर के जो प्रचार के लिए लगा के, उस पर भी आपने आरटीआई लगा के उसमें भी कई सारे खुलासे किए थे, थोड़ा उस बारे में बताएंगे? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश में ये मामला माननीय अखिलेश सरकार का है, और उस समय मैंने आरटीआई लगाई थी और मैंने ये पूछा था कि जो एलईडी बैन से सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाता है, उस एलईडी बैन के नंबरों की मैंने सूची मांगी थी कि कौन कौन से एलईडी बैन चले। उस समय सरकार ने मुझे आरटीआई के द्वारा ये तो बता दिया कि प्रचार पिछले 5 वर्षों के प्रचार प्रसार में लगभग 1.5 अरब रुपए खर्च हो गए, मतलब 2012 से लेकर के और 2015 या 17 तक का मामला है। उस समय ये पैसे खर्च हुए 1.5 अरब रुपए के आसपास, कभी 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद 8 करोड़ खर्च हुए, फिर 34 करोड़ खर्च हुए, फिर 85 करोड़ खर्च हुए। तो कुल पैसा 5 साल में प्रचार प्रसार में, जिसमें फ्लैक्स भी लगे हैं, एलईडी बैन भी लगे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एलईडी बैन कितनी चली और उसमें उस एलईडी बैन का नंबर क्या था जो मैंने जानकारी मांगी थी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उसकी शिकायत की शासन में। 2000 मैंने निदेशक को पहले शिकायत की कि आप इसकी जांच कीजिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एलईडी बैन की का नंबर ही नहीं। 6 महीने बाद शासन मुझे बताया, निदेशालय ने मुझको अवगत कराया जून 2000 मुझे लगता है कि 19 में, कि एलईडी शासन जो है सीबीआई जांच कराने का, निदेशक जो है निदेशालय से सीबीआई जांच कराने का अधिकारी नहीं। मैंने शासन में लिखा। शासन में लिखने के बाद शासन ने निदेशालय से उसके पूछा, निदेशक महोदय से, उन्होंने लिख करके भेजा कि बीजक के आधार पे वो हम सारी चीज़ों का वो करते हैं। मतलब बीजक का मतलब ये होता है कि गाड़ी के वैन, फोटोग्राफ्स और जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्राप्त होते हैं। उसके बाद अभी मुझे रिसेंटली कल ही मुझे मिला हुआ है कि आप जो है एफिडेविट के माध्यम से दीजिए। तो जब साल भर पहले शासन ने खुद जांच कराई निदेशक से, और जब तथ्य सामने आए फिर मैंने उनके तथ्यों पे लिख करके वापस दिया, तो 1.5 साल बाद फिर मुझसे एफिडेविट मांगना शासन क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं। और आरटीआई में सूचना भी का नाम अभी तक नहीं दे पाए, जबकि सेकंड फाइल हो चुकी है आरटीआई। तो ये सरकार है, चल रही है, कार्य हो रहे हैं। आगे 5 साल इस सरकार बीत गए, पिछली सरकार का घोटाला इस सरकार में आज तक अभी जांच नहीं हुई। तो उसकी मांग करते हैं। हाँ, एकदम जांच होनी चाहिए। सरकार के इनकम टैक्स पेइयों का पैसा है, हमारे और आपके बीच का इनकम टैक्स जो लोग पे करते हैं उनसे ये सरकार चलती है, और एकदम इन घोटालों की जांच होनी चाहिए। लेकिन 5 साल बीत रहे हैं, अभी तक सरकार ने जांच नहीं कराई। आगे करा पाएंगे, दूसरी सरकार आएगी या ये सरकार रहेगी, कौन रहेगा पता नहीं, जांच होगी या नहीं होगी मैं जानता हूँ। एक आरटीआई एक्टिविस्ट का केवल इतना काम होता है कि वो सरकारी विभागों से जानकारियां जो है तो ले करके, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो शासन को अवगत करा दे। शासन उस पर कार्रवाई करता है नहीं करता है, ये शासन की जिम्मेदारी होती है। उसमें आरटीआई एक्टिविस्ट का रोल वहीं लगभग समाप्त हो जाता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जिनसे उनके जानमाल का भी खतरा बना रहता है। मैंने तो सारे सरकारों को हर चीज़ में मैं जब भी लिख के देता हूँ तो शासन को अवगत कराता हूँ। मेरे कभी भी का नाम एक्सीडेंट हो सकता है, भी हत्या हो सकती है। तो आप भी उससे आगे बढ़ के हाँ, जांचें मैं करवाया करता हूँ। मैं तो पीआईएल तक में चला गया। एक मामला था सोलर लाइट का जिसमें मैं पीआईएल तक में चला गया था। भाई रोशनी, ये जो रोशनी है, लाइट जल रही है, ये किसको मिल रही है? क्या संजय मिश्रा को मिल रही है कि आदित्य जी को मिल रही है? यहाँ तो जो भी लोग हैं सबको मिल रही है ना। उसमें तो ये है नहीं, तो लाइट में घोटाला, दलितों के लोन में घोटाला, खाद में घोटाला, तो ऐसे कई घोटाले हैं जिनका पर्दाफाश किया हूँ। आगे सरकार मोदी जी से लेके योगी जी से लगी है, जांच कराएं। इतने सारे आप आरटीआई लगाते रहते हैं, हमेशा आप तहलका भी मचा के रखते हैं विभागों में। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत निश्चित रूप से, अभी आप धमकियों का जिक्र भी कर रहे थे कि आप धमकियों की वगैरह भी मिलती हैं, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत मतलब किसी कोई ऐसा मुद्दा रहा हो, कोई ऐसा जिस पे आपने आरटीआई लगाया हो और बहुत ज़्यादा उस मामले पे आपको लेकर के धमकाया गया हो, आपको डराया गया हो, कोई ऐसा मामला? धमकी वगैरह तो फिलहाल अभी तक मुझे कोई ऐसी मिली नहीं। तो फ़ोन आ जाते हैं जो आदमी इग्नोर कर देता है। डर हमेशा बना रहता है किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट को। मुझे नहीं लगता है कि मैं लगभग 2014-15 से लेकर
लेकर के, और आज 2000 की समाप्त होने वाला 7-8 साल से कई उजागर किया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके यहाँ यूपी गवर्नमेंट तक में। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने करोड़ों रुपए दिलवाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि धमकी वगैरह ज़्यादा दी जाती है। अगर आरटीआई एक्टिविस्ट को, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा मानना है कि उन्हें कहीं फाइनली कर देना होगा तो कर देते हैं, धमकी वमकी नहीं देते हैं। और मुझसे तो आज तक अभी तक कोई बात भी करने नहीं आया किसी भी तरीके से। एक बार थोड़ा सा हुआ था, मैंने अपना परिवार यहाँ से हटा दिया। मैं झेल सकता हूँ परिवार को, मेरा परिवार बाहर रहता है, घर है। मैं आपके परिवार पे ही आने वाला था, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो कार्यक्रम है वो हम आपके निजी जीवन से भी जुड़ी हुई बातें आप दर्शकों के सामने लाएंगे। तो थोड़ा सा फैमिली के बारे में बता दें, कौन कौन फैमिली में है, उस बारे में थोड़ा सा बता दें। एक माता जी हैं, सरकारी नौकर थी, अब रिटायर हो गई, 73 साल उम्र है। पिताजी का अभी 1.5 माह पहले स्वर्गवास हो गया है, 7 जून को। एक पत्नी है, 2 बेटियां हैं, हम 2, हमारे 2, बस यही है। ये आपकी फैमिली में। अच्छा, जब बता रहे हैं आप कि लखनऊ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे किसी से कहा सुनी होने के बाद, हम नाम तो नहीं पूछेंगे किससे आपका क्या हुआ था, क्या, लेकिन जब आपने अपने परिवार को लखनऊ शिफ्ट किया तो घर वालों ने नहीं बोला कि क्यों ऐसा करते हो, छोड़ो जान दो, कम से कम परिवार सुरक्षित रहे, हंसी खुशी, ऐसा घर वालों को नहीं कुछ पूछा? घर वाले ले दे के, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माँ बुजुर्ग है, जो भी है वो तो कहते होंगे ना ये बात। हाँ, नहीं कहती है कि भाई अपना काम ना। लेकिन जब मैंने पहले ही स्टार्टिंग बताया कि मैं जिनके साथ रहा वो जनसेवा से जुड़े हुए लोग थे, जो मेरे गुरु थे, तो आदत वहीं से पड़ी हुई है। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, भी आपने बताया ही था। तो जनसेवा की एक इच्छा थी, बस ये था कि मास जो पीछे होना चाहिए था और फाइनेंस जो होना चाहिए था। आज का परिवेश चुनाव जीतने का तो एक जनसेवा की इच्छा थी, नहीं एमपी एमएलए बन के कर सके, इसी माध्यम से कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के आगे से करते हैं, कुछ पर्दे के पीछे से करते हैं। मैं पर्दे के पीछे से जनता की सेवा कर रहा हूँ, यही फर्क है आपका। अच्छा, अभी आप कालेसर और जंगल कौड़िया के रोड को लेकर के वहाँ पे भी कुछ आपको लगा था, तो उसमें भी आपने आरटीआई लगा के कुछ जवाब मांगा था, क्या था, थोड़ा उस बारे में? कालेसर से जंगल कौड़िया 4 लेन बनी हुई है। ये 2016 का प्रोजेक्ट था, जो 2017 में इसका टेंडर हुआ था मॉन्टी कार्लोस कंपनी, जिसने उस रूट को बनाया है। यह 531 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। 2017-18 की बात है, मैं उस रोड से गया था तो मुझे वहाँ पे कुछ कमियां दिखाई दी थी। तो मैंने एक आरटीआई फाइल की थी, जिसमें मैंने उसके डीपीआर मांगा था, मतलब NHAI से, और एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी। 2018 से वो पैसे की डिमांड करते रहे, और उन्होंने आरटीआई एक्ट का उल्लंघन, मतलब आरटीआई एक्ट के हिसाब से उन्होंने नहीं मांगा। मैंने उनके अपील किया, फिर सेकंड अपील किया, तो 28/4/2021 को हम लोगों की हेयरिंग थी। उस हेयरिंग में माननीय केंद्रीय सूचना आयुक्त महोदया ने जो है वो ऑर्डर एक पास किया 5/3/2000 हेयरिंग के बाद 5/3/2021 को, और उसमें स्ट्रिक्टली लिखा है कि विभाग को कि आपने आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया और भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे, और बाकी उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहा। उसमें इन्होंने मुझे जो कागज दिए, वो जो ये पैसे की डिमांड कर रहे थे वही पूरे नहीं है। पहली चीज़ तो उन्होंने मुझसे 3470 रुपये की डिमांड की थी। उस 3470 रुपये में कुछ पेज 2 रुपये के जो नियमानुसार है, 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये के, और उन्होंने मुझे जो पन्ने दिए हैं वो 424 पन्ने ही दिए हैं, और उनको अगर पृष्ठों को हम जोड़ लें तो लगभग 850 पृष्ठ के आसपास होते हैं। मैं अगर सबसे ज़्यादा रेट से 4 रुपये के रेट से भी जोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें 2 रुपये के रेट से होंगे, तो वही जो है वो 3380 रुपये के हो रहे हैं। और ये 3400 तो पहले जो इन्होंने नियम का उल्लंघन किया। दूसरा, माननीय CIC के आदेश की अवहेलना करते हुए जो मैंने DPR की रिपोर्ट मांगी, DPR मांगा था, क्योंकि DPR किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही बन जाता है। जैसे यहाँ से रोड अगर आपकी बॉम्बे जानी है, तो बॉम्बे जाने से
पहले ही उसका डीपीआर बन जाएगा। तो इन्होंने डीपीआर ना दे करके मुझे बिड डॉक्यूमेंट्स दे दिया। बिड डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा पार्ट डीपीआर का होता है कि कंट्रेक्टर को ये पता चले कि उसमें क्या क्या वर्क करना है। जैसे 1.3 इन्होंने एमटी मिट्टी डालने का काम दे दिया, लेकिन वो 1.3 आया कहाँ से ये मुझे नहीं पता है। अब डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा एग्जैक्टली क्या फिगर है, तो वो कहाँ से आया वो डीपीआर में ही होगा। दूसरा, मैंने एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी। एग्रीमेंट की कॉपी में बीओक्यू होता है, बिना बीओक्यू के एग्रीमेंट ही होता नहीं। इन्होंने बीओक्यू के पार्ट को ही गायब कर दिया। तो मैंने फिर केंद्रीय सूचना आयोग में जो है उसको मेल किया है और फिर किया कि इन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन किया है, आगे जैसा माननीय सीआईसी का आदेश होगा। और उसके बाद ये रोड 531 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरा हो गया और इसका माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने वर्चुअली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। तो जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार को मिटाना ही है और उसी सरकार में मैंने बाकायदे फोटोग्राफ के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी को और माननीय चेयरमैन एनएचएआई को मैंने बाई मेल और बाई रजिस्टर्ड मैंने इसकी कंप्लेन की है कि रोड में गैपिंग है, रोडें आरसीसी की दब रही हैं, उस पर से सरिया दिखाई दे रही है जिसको ढका गया है, रोडों पे पानी लग रहा है। तो ये रोड ही पूरी खराब है। इसका मतलब उस रोड को जो मानक अधो मानक के अनुसार कार्य होना चाहिए था वही नहीं हुआ है और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। रोड बन गई है, उसके बाद भी अगर वो चाहेंगे तो इतने इक्विपमेंट में कि वो जांच कर ले, गवर्नमेंट सरकार का पैसा। तो जवाब आया है? नहीं, अभी तो लेटेस्ट एक हफ्ते पुरानी बात है, मई की बात है, जुलाई चल रहा है। तो 3 साल बाद जब सीआईसी में सेकंड अपील ही में रिजल्ट आया है, तो देखते हैं कब जब होगा तब आएगा। और अभी यहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया, ना मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिले। अब मैं गलत हूँ या वो गलत है ये तो डिसाइड, अब कोर्ट में मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जांच उसकी होनी चाहिए क्योंकि रोडें जो है वो बाकायदे फोटोग्राफ है जिसमें रोडों में 1 से 3 इंच की गैपिंग दिखाई दे रही है और वहां जहां टोल लिया जा रहा है वहीं पे मेन रोड के बगल वाली ये रोड ही जो है 1 से 3 इंच नीचे है और उसमें मैंने स्वयं क्या नाम है ईंटे की गैपिंग नापी है, वो लगभग 1.5 से 2 इंच की गैपिंग है जो नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा गैपिंग होती है तो एक सूत बराबर गैपिंग होती है, ये तो अंगूठा है, एक सूत बराबर गैपिंग होती है और वो आरसीसी रोड बनाई जाती है। आरसीसी रोड वहीं पे गवर्नमेंट इतना पैसा इसलिए खर्च करती है कि वो जहाँ दलदली जमीन हो, जहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी दब रही हो, वहाँ पे करना चाहिए। इनके बोल्डर तक 10 माह भी नहीं हुआ है। टोल मुझे लगता है कि अगस्त 2020 से लेना शुरू किए हैं और आज अभी का नाम है अगस्त, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जुलाई चल रही है, यानी कि 10-11 महीने हुए हैं और रोड ही गायब है। रोड मतलब गायब क्या, मतलब टूट रही है और दब रही है और उसका प्रोजेक्ट ही जो होता है वो 20 साल का होता है, 10 से 20 साल का उसका मेंटेनेंस का होता है। और जब आज अगर ये स्थिति है तो आने वाले 10 साल बाद उस रोड की क्या स्थिति होगी ये आपसे हम समझ सकते हैं। अच्छा, 2014 के बाद आप आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काफ़ी आप फेमस भी हुए रहे हैं। कोई ऐसा आपने जो लगाया हो आरटीआई कि कोई ऐसा मामला जो तुरंत शासन ने संज्ञान में लिया हो और तुरंत उस पर कोई एक्शन लिया हो, उस पर कोई कार्रवाई की हो, कोई ऐसा है जो बड़ा आपको यादगार हो कि इस पर शासन ने तत्काल कोई कदम उठाया हो? 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई और उस समय से मुझे लगता है कि मैंने आज तक लगभग 10 या 12 आरटीआई लगाई है जिस पर मैंने कंप्लेन की। 8 से 10 साल में 1 से 2 ही ऐसे मामले हुए हैं जिसमें मैंने कंप्लेन किया है या पूरे तथ्यों के साथ। मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने किसी भी मामले में संज्ञान लिया हो आज तक के इस पीरियड में। हाँ, अधिकारी और कर्मचारी ने जिस चीज को चाहा है उसका संज्ञान उन्होंने लेकर के और कार्रवाई की है। जैसे एक मामला था, आपने शायद बता रहा हूँ, सोलर लाइट का मामला था। तो सोलर लाइट की मैंने आरटीआई मैंने लगाई, वो उसका एक शासनादेश था कि नेडा के द्वारा ही सोलर लाइट लगाई जाएंगी पूरे प्रदेश में। दूसरा, किसी भी जैसे संजय मिश्रा इलेक्ट्रीशियन हो गया या और भी कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, वहां से लगाना है तो नहीं लगेगी।
उस आरटीआई को लगाने के बाद मैंने जनपद के 7-8 ब्लॉकों से पूछा था, 2 ब्लॉक की केवल मुझे सूचना मिली। तो उसमें जो शासनादेश में प्राविधान था कि नेडा का जो रेट होगा उसी रेट पे लगेगी, तो तत्समय मुझे लगता है कि 20-21 हज़ार रुपये रेट रहा होगा। नेडा क्या करती है कि 7,500 रुपये की सब्सिडी देती है प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पे। यानी जो अगर मैं पहले चला गया और बजट आया है कि 100 सोलर लाइट में सब्सिडी दी जाएगी, तो अगर मैं पहले गया तो पहले 100 व्यक्तियों को सब्सिडी दे दी जाएगी। उस समय नेडा के द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत ने लगवाया ही नहीं, यानी कोई गया ही नहीं। तो एक तो गवर्नमेंट का पैसा गया ग्राम पंचायत का, उसके बाद सब्सिडी से भी हाथ धोए। मार्केट में वही सोलर लाइट जो है वो कम दामों में मिल रही थी, लेकिन ग्राम पंचायतों ने क्या किया, उसका ज्यादा भुगतान कर दिया। ये 14वें वित्त आयोग का पैसा था। 14वें वित्त आयोग का पैसा जो आया था 2000, जो मैंने 14-15 में लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आसपास आए थे। कुल मिला के 20-22 हज़ार करोड़ रुपए का ये मामला था, जिसमें से गोरखपुर ये प्रदेश का था 3 वित्तीय वर्षों का, कुल 40,000 पंचवर्षीय का था प्रदेश का, जिसमें से गोरखपुर जनपद के लिए 14वें वित्त आयोग पैसे, उसी 14वें वित्त आयोग के पैसे से ये सोलर लाइटें लगी थी। तो 2 ब्लॉकों की मुझे सूचना मिली कि नेडा के रेट 2,900 रुपये है और इन्होंने 20,900 रुपये है और 21,400 रुपये के रेट से लगवाया, यानी 544 रुपये का आ रहा था। मैंने उसकी कंप्लेन की 2 ब्लॉकों की। तो 2 ब्लॉक की कंप्लेन के लिए मैंने क्या किया कि 2 मंडलों को मैंने कंप्लेन की कि गोरखपुर और बस्ती मंडल की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया हाथ में, और एक बार नहीं 2-3 बार मैंने दिया। उन्होंने उसको कुछ कहा? केवल लिए और उन्होंने अधिकारियों को दे दिया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने डीपीआरओ साहब को दिया, डीपीआरओ साहब ने वीडियो चरगावा को दिया। पुराना मामला है थोड़ा सा। चरगावा वीडियो मैडम के पास में गया, मैंने सारे तथ्य से अवगत कराया। उन्होंने कहा जब मुझे जिलाधिकारी महोदय देंगे लिख करके तब मैं जांच करूंगी। हमने कहा मैडम आपके यहाँ का नहीं मामला है, आप जांच अधिकारी हैं और एक वीडियो के साथ साथ आप जिले की एक अधिकारी भी हैं, तो आपको तो लिख करके अगर पोर्टल के माध्यम से आया है, मेल के मतलब जो उसमें हम लोग IGRS पे करते थे कंप्लेन, उस हिसाब से डीएम साहब ने डाल के दे दिया, तो भी नहीं जांच हुई। फिर मैंने दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, फिर उन्होंने थमा दिया, फिर नहीं जांच हुई। वैसे करते करते फिर मैं माननीय निदेशक महोदय से मिला। वही मैंने कहा कि शासन जो आपने पूछा था, तो मैं उदाहरण दे रहा था। निदेशक महोदय ने, मासूम अली सरवर साहब, आकाशदीप साहब, फिर मासूम अली सरवर साहब ने इसकी जांच कराई। जांच जब यहाँ पे आई तो गोरखपुर के उस समय तत्समय 19 ब्लॉक थे, अब 20 ब्लॉक है। 19 ब्लॉकों में से केवल 7 ब्लॉक की जांच हुई और 7 ब्लॉकों में से 121 अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम प्रधान, BDO, ब्लॉक प्रमुख, ये सारे लोगों को दोषी पाया गया। किसी ने 250 रुपये का गबन किया, किसी ने 25,000 का गबन किया, किसी ने 65,000 का गबन किया। उनसे वसूली का आदेश हुआ, न्याय रिकवरी के लिए आदेश हुआ, और रिकवरी हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता आज तक। मैं उस मामले में PIL तक गया। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि कोई भी जैसे गबन अगर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो प्रधान हो या जो भी सीट पे होता है, अगर उसने 1 रुपए का भी गड़बड़ी की है तो उसकी जांच पुलिस करती है, क्योंकि अभी सब्सिडी का मामला चल ही रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो FIR जो है लाज नहीं हुई। FIR जब लाज नहीं हुआ तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में गया, PIL दाखिल किया। उसमें मुझे FIR लाज करने के लिए कहा। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय SSP महोदय, भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो बड़े अधिकारियों के पास जाऊँगा, पैसा सरकारी है, FIR कौन लाज करेगा, सरकारी कर्मचारी करेगा। मैंने तो उस चीज को निकाल करके दिया और 7 ब्लॉक के बाद बाकी जांचें भी बंद कर दी गई। जिस ब्लॉकों में जांच हुई और जिस जगह पे सोलर लाइट लगी थी, आज कहीं जल भी नहीं रही है, और उन जितनी जगह पे लगी सब जगह घोटाला सामने आ गया। उसके बाद यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, इस सरकार ने उस फाइल को बंद कर दिया। और आज भी मैं दौड़ रहा हूँ, मैं लेटर जाते हैं, जब मेरा लेटर, चाहे अभी मैंने
जहाँ जहाँ भी लिख दिया, कमिश्नर साहब से जांच होकर फिर जिलाधिकारी महोदय से फिर डीपीआरओ साहब के पास जा करके फिर वो वहीं बंद हो जाता है। फिर मैं कहीं लिखता हूँ, फिर वहाँ से शुरू होता है, फिर वहाँ जाके वो बंद हो जाता है। तो ये अगर आप, वही मेरी एक व्यथा थी जो मैंने पूर्व में कहा था कि अगर आप जांच के लिए, जब आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, जिस चीज़ को जान करके, जिस बात को मैं सुन करके मैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अग्रसर हुआ, एक आरटीआई एक्टिविस्ट अगर ईमानदार है तो वो अपना जान अपनी हथेली पे लेके चलता है, और जिस सरकार में भ्रष्टाचार मिटाने की बारी हो, उसी सरकार में भ्रष्टाचार नप रहा हो और चल रहा हो, क्या होगा? आप बाकी बातें की तो मैं भी कागज बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि कब जांच सरकार करवाती भी या नहीं करवाती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, एक आरटीआई एक्टिविस्ट का वर्क है कि वो भ्रष्टाचार को या उस घोटाले को या उस वित्तीय अनियमितता को निकाल करके और गवर्नमेंट के प्रति दे। कभी ऐसा हुआ कि कोई अधिकारी, जब आप किसी मामले में गए हो, कुछ आरटीआई लगाने या कोई पूछताछ करने ही गए हो कि मामले पे, तो कोई अधिकारी आपको लगा हो डराने की, देखो इसमें हाथ मत डालो, इस तरीके से मत, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा होता है, ये सार्वजनिक करने का नहीं है, अक्सर जनरली होता है और कुछ तो बात करना भी नहीं चाहते हैं, मुंह फेर लेते हैं। अगर जाना भी है 6-6 महीना बीत जाते हैं, अधिकारी नहीं मिलते हैं। कुछ है जो मिलते हैं, बाकी मिलते भी नहीं है। मैं अभी कई घोटाले ऐसे हैं जो मार्केट में नहीं आए हैं, जो पड़े हुए हैं इस सरकार के। इस सरकार बड़े बड़े अधिकारियों की जांच पड़ी हुई है, साल भर से वहां से शासन से लेटर आया, 1.5 साल हो गए हैं। जिस अधिकारी की जांच है, जिले के सबसे बड़े अधिकारी की जांच है, उससे छोटा अधिकारी कर रहा है। क्या वो जांच करेंगे? 1.5 साल मुझे लगता है 1 साल हो रहे हैं। करोड़ों का मामला है, जनता का पैसा है, सरकार का मामला है। अभी आप कह रहे थे 1 साल और है, इसका क्या कह रहे हैं? फिर से रिपीट। अभी आपने बोला कि 1 साल और है जांच करने का, कुछ ऐसा? जांच के 1 साल और नहीं है, 1 साल पूर्व से शासन से जांच आई हुई है। इस जिले के बड़े बड़े अधिकारियों की जांच आई है, उस जिले के सबसे बड़े अधिकारी की जांच उसके अधीनस्थ के पास आई है। क्या जांच करेंगे? जांच पड़ी है, आरटीआई लगाओ, जवाब नहीं मिल रहा है। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, शासन का लेटर है। हाँ, एक बार ऐसा जरूर हुआ है कि इस जिले के कर्मचारी ने बुला के कहा है कि ये लेटर कहाँ है, और जिले के बड़े अधिकारी ने मुझे भी, भाई एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ तो मुझे भी सतर्क रह के कुछ चलना पड़ता है, कहीं नहीं असतर्क हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये तो क्लियर है। तो सतर्क रह के चलना पड़ता है। तो मुझे भी पता चला कि भाई ये पत्र कहाँ से, गोपनीय पत्र है, कहाँ से आ गया। तो जब मैंने दिखाया तो आज तक 1.5 साल भर मुझे लगता है हो रहा है, अभी तक जवाब नहीं मिला कि उस पर कार्रवाई क्या हो रही है। बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है, 2-4 करोड़ का नहीं है, 20 करोड़ का, 2500 करोड़ का घोटाला है। लिख करके दे रखा हूं, 1.5 साल हो गए। तो आपकी जब कमियां नहीं रहेंगी, मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कमी नहीं है तो बाकी तो साम दाम दंड भेद सभी अपनाते हैं, ये सर्वविदित। बच के निकल गया, आज तक बचा हुआ हूँ। तो ये जो आप बार बार बोल रहे हैं सतर्कता वाली बात, जब निकलते हैं रोड पे तो डर लगता है कि यार मेरे साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। जनता के लिए जब जीवन ही था, 2 बार विधानसभा लड़ा, जनता की सेवा के लिए लड़ा था। जनता अगर चुन लेती, उस हिसाब से काम करता। भ्रष्टाचार कोई आगे पीछे खाने वाला तो मेरे है नहीं। 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है, एक माँ है, उसी की पेंशन ऐसी मिलती है कि 2-4 आदमी और हो तो ही काम चल जाएगा। प्रभु का दिया भी है, तो नहीं जनता ने सहयोग किया, इसी मार्फत काम कर रहा हूँ। तो जब अगर उसी में है कि डर लगता है, तो जीवन के जय दिन जिए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद अमर होने के लिए थोड़ी ना आए थे, कुछ करने के लिए आए थे। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। राष्ट्र निर्माण के लिए चला था कि कुछ करूंगा, लिख करके भेज रहा हूँ। राष्ट्र निर्माण की यही चीज रही कि एक भी जांच नहीं हो पा रही। हाँ, अधिकारी और कर्मचारी अगर चाह गया, तो मैं आज भी लाल फीता शाही यदि चाह गई तो वो जांच हो जाएगी। और जहां उन्होंने देखा कि ये गड़बड़ है, तहां वहीं रुक जाती है। 7 ब्लॉक के बाद आज भी 2 साल से वो जांच रुकी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई,
ना कुछ हुआ। मैं एक चीज आप ही बता दीजिए, आप तो जर्नलिस्ट के साथ साथ लाभ ही किए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 रुपए की चोरी करता है उस पर FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चोरी हो सकती है। आज तक इस सरकार के पैसे की चोरी हुई ना पूरी जांच हो पाई और ना उस पर FIR हुई, और बाकी इलाकों की नहीं हो पाई। मैंने तो 2 मंडल लिख के दिए हैं और इतने दिन में जाते जाते मुझे और जानकारी मिल गई है कि ये पूर्वांचल के कई मंडलों में हुआ है, जैसे बलिया में, आजमगढ़ में, वहां पे हुए हैं। वहां तो 27,000 की लगी है, यहाँ तो 22,000 की लगी थी। तो ये उस तक समय तत्काल भ्रष्टाचार देखिए आप मिट जाएंगे। जो मैंने महसूस किया है कि आप मिट जाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है, उसका बढ़ावा ही हो रहा है। अच्छा, विधानसभा की जो बात चल रही थी, 2 बार आप चुनाव भी लड़े हैं, 22 में फिर विधानसभा, यूपी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता है कि जनता मेरा सहयोग करेगी या कोई पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी जो घोटाले निकालता हो। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? अभी तो जिसमें था, जिसको मैंने अभी तो उस समुद्र से, चाहे जो भी आप कह लीजिए, वहां से निकला हूं, वही एक पार्टी थी। आगे लगभग 6-7 साल हो गए हैं, पासवान जी जब तक थे तब तक उसमें था। RTI के साथ जनसहयोग, जनता के हित का कार्य कर रहा हूँ। देखता हूँ अगर कोई बुलाता है तो विचार किया जाएगा। कहाँ से लड़ेंगे? जैसे आप 2 बार चुनाव, एक बार मानी राम से, एक बार अभी ऐसा अभी कोई अभी इस बारे में कोई विचार नहीं है। राजनीति में आप आदर्श किसको मानते हैं? मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि चंद्रशेखर आजाद जी और सुभाष चंद्र बोस, और उसके पहले मैंने 2 व्यक्तियों का नाम लिया जिनके साथ इन्होंने पिपरासी बांध में धरना दिया था और जेल में रहे थे। तो और बिहार के नेता मेरे आदर्श, उनके साथ, और एक भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में विधायक थे, 2 व्यक्तियों के साथ अपना सार्वजनिक करना ठीक नहीं। इन 2 को मैं मानता हूँ, वो आज भी वैसे ही रहते हैं और आज भी वो वैसे ही रहते हैं। एक आदमी एक बार सांसद हो गए, एक आदमी एक बार विधायक हो गए 2 बार, और उससे जो पेंशन आती है उसी से काम करते हैं। तो ये ईमानदार छवि के लोग जो आज भी चीज चलते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने इस देश के लिए किया, भले ही कम उम्र में ही, तो वैसे ही कुछ करके मैं जाना चाहता हूँ। मेरी उम्र तो फिलहाल 48 साल अप्रॉक्स। संजय जी, आप हमारे चैनल में आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को, और बहुत बहुत। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर मामलों को लेकर के, कई सारे भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते रहते हैं और लगातार कई सारे प्रयास भी वो करते रहते हैं इस मामले में। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।